आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम रीज। आज के इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग के सुपर 20 क्वेश्चन जो एनसीएल के सभी पोस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से कई लोगों के एग्जाम 8 नवंबर को भी होंगे, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी अच्छा स्कोर हो सके। दोस्तों, आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन में भी मदद मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रोमन संख्या में 43 को क्या प्रदर्शित करेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। आप सभी लोग रोमन संख्या तो जानते होंगे, जैसे रोमन संख्या पे 1 को क्या लिखा जाता है, इस टाइप से लिखा जाता है। 2 को क्या लिखा जाता है, 2 को डबल आई के रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार 10 को क्या लिखा जाता है, 10 को लिखा जाता है x लिखा जाता है। तो हमें बताना है कि 43 को क्या लिखा जाएगा। तो 43 को लिखा जाएगा XL ट्रिपल आई। ठीक है, 43 को इस टाइप से प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि रोमन संख्या में 100 को क्या लिखा जाता है। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या का दुगुना कर लेता है। आई रिपीट, एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या का दुगुना कर लेता है। इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, 30 दिन के अंत में इनकी संख्या कितनी है, 84 लाख है। तो इसकी संख्या 21 लाख कब थी? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 30 दिन के अंत में इनकी संख्या कितनी थी, तो हमने लिख दिया 30 दिन के अंत में कितनी संख्या थी, 84 लाख थी। और क्वेश्चन पे क्या बोला है, 24 घंटे में अपनी संख्या का दुगुना कर लेते हैं। तो ये 30 दिन में थी, तो 29 दिन में कितनी हो जाएगी, 29 दिन के अंत में इनकी संख्या हो जाएगी, इसका 84 लाख का कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 42 लाख हो जाएगा। इसी टाइप से हमें बताना है कि इसकी संख्या 21 लाख कब थी। ये 29 दिन के अंत में है, तो 28 दिन के अंत में कितनी हो जाएगी, 28 दिन के अंत में इनकी संख्या हो जाएगी 21 लाख। बस बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। 28वें दिन के अंत में सूक्ष्म जीवों की संख्या कितनी होगी, 21 लाख होगी। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपको किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई कितनी है, 64 सेंटीमीटर है, तो 2 वर्ष पश्चात उसकी ऊंचाई क्या होगी? बहुत ईजी क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर पे काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, प्रतिवर्ष अपनी ऊंचाई का कितना बढ़ता है, 1/8 बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, 2 वर्ष की पूछा तो हम सबसे पहले करते हैं 1 वर्ष पश्चात वह कितना बढ़ेगा। 1 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई, शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो 1 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 वर्ष पश्चात होगी पेड़ की लंबाई 64 प्लस 64 इंटू 1/8, यहाँ पे इंटू है, तो कितनी हो जाएगी 1 वर्ष पश्चात, तो 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी कि 64 और 8 मिलकर आप यहाँ पे कितना आ गए, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी होगी, 72 सेंटीमीटर होगी। और हमें क्वेश्चन पे क्या बोला है, 2 वर्ष पश्चात ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई। तो 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाला था कितना था, 72 प्लस 72 इंटू 1/8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 9 72, तो 72 और 9 मिलकर आपस में कितने हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, यानी कि 2 वर्ष पश्चात पेड़ की लंबाई कितनी होगी, 81 सेंटीमीटर।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन पे डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log mn का मान किसके बराबर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, log mn बराबर log m प्लस log n। बस वही फॉर्मूला है। कौन से ऑप्शन पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं मैथ का टेस्ट लिया हूँ। प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता की उम्र पुत्र की उम्र से चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी, तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम पे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। यदि आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, हमें पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुत्र की वर्तमान आयु को ज्ञात कर लेते हैं। तो हमने मान लिया कि पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x वर्ष, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से चौगुनी है। जब हम पुत्र की वर्तमान आयु को x मान लिया तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 4x, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार हमने इसे लिख दिया। इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु रही होगी x माइनस 5। पहले बोला है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लिया है। इसी टाइप से पिता की 5 वर्ष पहले आयु क्या रही होगी, 5 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या रही होगी, 4x माइनस 5, ठीक है। इस टाइप से रही होगी। इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र थी 4x माइनस 5। अभी मैंने बताया था, बस वही लिखा हमने। और इसके बाद क्या है, पुत्र की आयु कितनी हो गई थी, पुत्र की आयु थी 5 वर्ष पहले x माइनस 5। इसके बाद क्या बोला है, 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी थी। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 9 गुनी है। जैसे क्वेश्चन बोला हमने उसी टाइप से बिल्कुल सॉल्व किया है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दिए, x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करते हैं, इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 4x माइनस 5, 9x माइनस 45। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9x माइनस 4x बराबर 45 माइनस 5। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5x बराबर 40। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8, ठीक है। ये किसकी आयु है, ये है पुत्र की वर्तमान आयु। और हमें किसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो पिता की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, पिता की वर्तमान आयु को हमने क्या माना था, 4x माना था। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 वर्ष। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं। 40 किलोग्राम वजन वाला एक छात्र कक्षा से चला जाता है तथा उसी समय एक अन्य छात्र कक्षा में आ जाता है। यदि इस प्रकार कक्षा के औसत वजन में 100 ग्राम की कमी आ जाती है तो नए छात्र का वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा है लेकिन है बहुत ईजी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला, नए छात्र का वजन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नए छात्र का वजन। दोस्तों मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिखूंगा, आप सभी लोग समझ जाइएगा। बराबर जाने वाले छात्र का वजन, जाने वाले छात्र का वजन माइनस कुल छात्र
इंटू वजन में कमी। ठीक है, एक बार फिर से फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला, नए छात्र का वजन। तो नए छात्र का वजन क्या होगा, नए छात्र का वजन बराबर जाने वाले छात्र का वजन माइनस कुल छात्र इंटू वजन में कमी। तो चलिए इस फॉर्मूले पे मान रख लीजिए। तो जाने वाले छात्र कितने किलोग्राम का था, यहाँ पे हम लिख देते हैं नए छात्र का वजन। जाने वाले छात्र कितने किलोग्राम का था, 40 किलोग्राम का था। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, -50 छात्र हैं। ठीक है, और वजन में कितनी कमी आती है, 100 ग्राम की आती है। इतना आप सभी लोग समझ गए। चलिए फिर से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं नए छात्र का वजन बराबर, यहाँ पे कितना था, 40 था, -50 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला, 100 ग्राम में कमी आती है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको किलोग्राम में परिवर्तित कर देंगे। किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बटे में 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट गए और यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस टाइप से, यानी कि 40 - 5 बराबर 35। तो नए छात्र का वजन कितना आ जाएगा, नए छात्र का वजन आ जाएगा 35 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता चल ही गया होगा कि आप सभी लोगों के जो एग्ज़ाम हैं 26 नवंबर तक कंडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों की तैयारी को बेहतर करने के लिए मैंने आप सभी लोगों के लिए 10 मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। यदि आपने उससे रिलेटेड वीडियो को नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का एक ड्रम में 3/5 पानी भरा हुआ है। जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भरा रहता है। तो ड्रम की हमें कुल क्षमता ज्ञात करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पे क्या बोला, हमें ड्रम की कुल क्षमता ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया ड्रम की कुल क्षमता कितनी है, x लीटर है। अब क्वेश्चन पे क्या बोला है कि ड्रम पानी के 3/5 भाग भरा रहता है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3x/5। अब इसके बाद क्वेश्चन पे क्या बोला है कि इसमें से 38 लीटर पानी निकाला जाता है तो मात्र कितना पानी बचता है, 1/8 बचता है। इसमें से हमने 38 लीटर पानी को निकाल दिया तो कितना बच जाता है, x/8। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो चलिए इतना सॉल्व कर देते हैं। बस हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x/5 - x/8 बराबर 38। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, इसे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24x - 5x बराबर 38। बस आप इसे सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19x/40 बराबर 38। तो यहाँ पे कितना आएगा, x की वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 38 इंटू 40/19। तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38। 2 और 20 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2 और 20 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 80 लीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप 20 घंटों में इसे खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा इन पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहली पाइप एक टंकी को कितने घंटे में भर रही है, 12 घंटे पे। तो हमने लिख दिया पहली पाइप कितने घंटे में भर रही है, 15 घंटे पे। दूसरी पाइप 12 घंटे पे। और तीसरी पाइप टंकी को कितने घंटे में खाली करती है, 20 घंटे पे। और टंकी की टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग बताएं कैसी आएगी। तो क्या करते हैं, 15, 12 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये टंकी की टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो 1 घंटे में पहली पाइप कितना पानी भरेगी, 4 पानी भरेगी। ठीक है, और दूसरी पाइप 5 और तीसरी पाइप भरेगी 3। कैसे आया, सिर्फ 60 में 15 का भाग देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा।
60 में 12 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा और 60 में 20 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, तीसरी पाइप जो है तो टंकी को खाली करती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, बस आप इन सभी को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 4 9, 9 में से 3 चले जाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। और जो 6 आया है इस 6 का इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 घंटे। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी पे दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल को निकाल लेते हैं। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। तो आप सोच रहे होंगे इसमें तो दूरी दी ही नहीं है, तो यहाँ पे लंबाई कितनी है, लंबाई दी है 240 मीटर, तो बस वही दूरी का काम करेगी। तो यहाँ पे कितना है 240 बटे और समय कितना है 24 सेकंड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, चाल कितनी आ जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। और हमें क्या याद करना है कि तो रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी, हमें यह ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समय बराबर, समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। चाल तो अभी हमने ज्ञात किया था, चाल कितनी आई थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो दूरी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 240 और 650 को जोड़ देंगे तो 650 प्लस 240 और चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड है सेकंड। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 890 बटे 10, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। तो यहाँ पे समय कितना आ जाएगा, समय आ जाएगा 89 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी गति क्या होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इससे ईजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, उसकी गति को ज्ञात करना है, यानी कि चाल ज्ञात करना है। तो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, दूरी है 50 मीटर और समय कितना है 5 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है कि किलोमीटर प्रति घंटे में हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या कर देते हैं, 18/5 का गुणा करा देते हैं, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 18 और 2 का आपस में गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी मीटर और मीटर सेकंड में आंसर दिया हो और हमें किलोमीटर प्रति सेकंड में उसे परिवर्तित करना होता है तो 18/5 का हमेशा गुणा करा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एग्जाम रेज, आप सभी लोग टेलीग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं डेली क्विज़ कराता हूँ और PDF इसी पे अपलोड करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ जाइए और इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम ID का नाम है एग्जाम रेज, आप सभी लोग इंस्टाग्राम पे जाके एग्जाम रेज नाम डालकर सर्च कर लीजिएगा और इसे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कराता हूँ जो एग्जाम पे आ सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के जिसे मैं इस ID पे अपलोड करता हूँ। सो प्लीज़ आप इसे फॉलो कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 15 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि वह संख्या x है। यहाँ पे बोला ना किसी संख्या, यानी कि हमने मान लिया कि वह संख्या क्या है x है। इसके बाद क्या बोला, उस संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/7 कितना है 15 है, यानी कि ये जो संख्या है इसका 2/5 करेंगे
तो इस संख्या का 2/5 का 1/3 का 3/7 कितना है? 15 है। तो हमें उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे 5, 3 और 7 है, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर 15 × 7 × 3 × 5 और बटे पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 × 1। ठीक है, आप सभी लोग इसे काट दीजिए जो जो कटता है। तो 3 से 3 यहाँ कट गया और क्या कटेगा, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। तो क्या करते हैं, 15 7 105, 105 में जब 5 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा और बटे पे 2 रहेगा ही। अब क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू अपनी आ गई 525/2। अब क्या बोला है, इस संख्या का 40%, यानी कि जो एक्स की वैल्यू आई है 525/2, इस संख्या का हमें 40% ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 525/2 का 40%। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 525/2 × 40%, मतलब 40/100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और यहाँ पे आ जाएगा 105। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू अपनी आ गई 105। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया, किंतु गलती से उसने 3/4 लिख दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो बताइए दी गई संख्या क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पे आप सभी लोग देखेंगे काफ़ी बार पूछा गया था। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि वह संख्या x है। इस क्वेश्चन पे भी हमने मान लिया कि वह संख्या x है। अब क्या बोल रहे हैं, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 याद करने के लिए कहा गया, किंतु गलती से उसने कितना लिख दिया, 3/4 लिख दिया गया। तो अब क्या करते हैं, जो x है, x का आगे इसके साथ गुणा करा देते हैं और इसके साथ करा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/14x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4x। और इसके बाद सही उत्तर से कितना अधिक था, 150 अधिक था। तो क्या करते सिंपली, जो यहाँ पे 3/4x है, इससे 3/14x को घटा देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/4x माइनस 3/14x बराबर 150। बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 28 और यहाँ पे आ जाएगा 21x और यहाँ पे आ जाएगा 5x बराबर 150। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19x/28 बराबर 150। तो x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 150 × 28/15। तो 15 एकम 15 और 15 नाम 150। तो 10 और 28 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 280। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में संतोष का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 29वां था। 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण रहे, तो बताइए कक्षा में कितने छात्र थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ऊपर से कौन सा स्थान है, 16वां है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऊपर से संतोष का कौन सा स्थान है, 16वां है। हमने यहाँ पे लिख दिया संतोष। और नीचे से कौन सा स्थान है, नीचे से है 29वां। और कितने छात्रों ने भाग नहीं लिया प्रतियोगिता पे, 6 छात्रों ने भाग नहीं लिया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया अनुपस्थित छात्र। कितने छात्र अनुपस्थित हैं, 6 छात्र अनुपस्थित हैं और 5 अनुत्तीर्ण हैं। यहाँ पे लिख देते अनुत्तीर्ण। आप सभी लोग समझ सकते हैं अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 5 हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को
और अच्छे से डिटेल से समझते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, ऊपर से जो वैल्यू दे रहती है, यहाँ पे जैसे 16वां स्थान है तो बस इसको उसी टाइप से लिखा रहने देते हैं, लेकिन जो 29वां स्थान है नीचे से उसमें से एक माइनस कर देते हैं बस, और बाकी जो वैल्यू दी है अपने को इन सभी को जोड़ देते हैं। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल छात्रों की संख्या, तो हमने लिख दिया टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 16 प्लस कितना है 29 माइनस 1 प्लस कितने छात्र अनुपस्थित थे, 6 छात्र अनुपस्थित थे प्लस 5, यहाँ पे प्लस दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 5, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। आप सभी लोग को सिर्फ ये बात समझना है कि जो भी नीचे से आता है तो उनमें से हमेशा एक स्थान घट जाता है, बाकी इन सभी को आप सभी लोग जोड़ देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी नीचे से स्थान ज्ञात करना होता है तो उसमें से हमेशा एक को माइनस कर देते हैं, बस इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1980 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटिए कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, तब बी का भाग क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार समझाया है। आई होप आप सभी लोग से इस टाइप का क्वेश्चन बनता होगा, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1980 रुपये को कितने भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1980 रुपये को कितने भाग में डिवाइड करना है, 3 भाग में डिवाइड करना है, यानी कि ABC में डिवाइड करना है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बोला है, ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए का कितना भाग होना चाहिए, ए का होना चाहिए आधा भाग, बी का कितना होना चाहिए 1/3 भाग और सी का कितना भाग होना चाहिए 1/6 भाग होना चाहिए। इससे अपने को क्या पता चल गया, ए बी और सी में कितना अनुपात है। तो हमें यहाँ पे पता चला ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात बराबर 2, 3, 6, ठीक है, यानी कि ए का आधा, बी का 1/3 और सी का 1/6 भाग, ठीक है, इतना अपने को पता चल गया। अब हमें किसका भाग ज्ञात करना है, बी का भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, किसको डिवाइड वो करना है, 1980 रुपये को बी में डिवाइड करना है। तो हमने लिख दिया 1980 इंटू बी, तीनों अनुपात का यहाँ पे योग कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1980 इंटू बी बटे ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे 1980 रुपये लिखेंगे, 1980 बी के लिए कितना था, बी के लिए था 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 3 और 6। बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 6 9, 9 2 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 1980 इंटू 3/11। आप सभी लोग इसे सॉल्व करें, कितना आंसर आता है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 540 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक साइकिल के मूल्य पर 20% की कमी की जाती है तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या पर 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि मतलब किसी भी मूल्य में 20% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, यानी कि ये वाला प्रतिशत और ये वाला प्रतिशत सेम रहता है। तो इस टाइप के केस में हमेशा हानि होती है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के केस में हमेशा हानि होती है। और इस हानि को ज्ञात करने के लिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या रहेगा, हानि प्रतिशत बराबर उभयनिष्ठ हानि या फिर लाभ बटे 10 और इन सभी का होल स्क्वायर रहता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, जब भी प्रतिशत सेम रहता है तो इस टाइप के केस में हमेशा हानि होती है। और हानि ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या रहेगा, उभयनिष्ठ हानि या लाभ बटे 100 और इसका क्या रहेगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे उभयनिष्ठ लाभ क्या है 20%, तो यहाँ पे लिखेंगे 20 बटे 10 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिख दिया हानि प्रतिशत। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आप सभी लोग सॉल्व करिए।
एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर 2/1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है, यानी कि 4% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है जबकि मृत्यु दर 11,000 है। जनसंख्या बढ़ोतरी के संदर्भ में वृद्धि की दर क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वृद्धि की दर हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वृद्धि की दर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमने लिख लिया दर बराबर, यहाँ पे वृद्धि दर लिख दी, ज़्यादा सही रहेगा। वृद्धि दर बराबर जन्म दर माइनस मृत्यु दर बटे प्रति 1000 इंटू 100। आई रिपीट, यहाँ पे क्या बोला, वृद्धि की दर। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसपे जन्म दर और मृत्यु दर दी रहती है, उसके लिए एक फार्मूला रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फार्मूला क्या रहेगा, जन्म दर माइनस मृत्यु दर बटे प्रति 1000 इंटू 100। बस आप इस फार्मूले पे मान रख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वृद्धि दर बराबर, जन्म दर कितनी है, जन्म दर है 32, मृत्यु दर कितनी है, मृत्यु दर है 11, और प्रति 1000 बोला था, तो प्रति 1000 मतलब यहाँ पे बोला है ना, प्रति 1000 मतलब 1000, 1000 में 32 है। जन्म दर के इसका मतलब क्या हुआ, 1000 में 32 जो है तो जन्म लेने वाले हैं, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, और यहाँ पे इंटू पे 100 तो था ही। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 32 में से जब 11 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में जब 11 जाएगा तो 21 बचेगा, यहाँ पे 10,000 और यहाँ पे कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करिए। यहाँ पे 1 2 0 से 2 0 यहाँ कट गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.1%। वृद्धि दर कितनी आ जाएगी, वृद्धि दर अपनी आ जाएगी 2.1%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत रुपए में ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग से बनता होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी है, 100% उसकी सैलरी है, जिसमें से वह क्या करता है, 60% जो है तो खर्च कर देता है, और बचाता कितनी है, जब 60% खर्च कर देता है तो सेविंग कितनी की करता होगा, 40% की करता होगा। यहाँ पे लिख दी हमने सेविंग कितने परसेंट की करता है, 40% की। तो बस हमें ज्ञात कर लेना है। यहाँ पे क्या बोलो, उसकी मासिक आय कितनी है, मासिक आय है 3000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3000 का 40%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000 इंटू 40/100। आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 30 और 40 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, यानी कि उसके 1200 रुपये जो है तो मासिक बचत करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक गाय को 15% की हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 10% का लाभ होता है, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सभी एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या बोला है, यदि 15% की हानि पर किसी गाय को बेचता है, ठीक है, यदि वह उसे 150 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। तो हमें गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर। फॉर्मूला क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर इंटू 100 बटे प्रतिशतों का योग आप सभी लोग देख सकते हैं। आई रिपीट, फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर इंटू 100 बटे प्रतिशतों का योग। तो विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा, आप सभी लोग सोच रहे होंगे, तो विक्रय मूल्य में अंतर रहेगा 150 रुपये, ठीक है, और प्रतिशतों का योग यानी कि 15 और 10 को आपस में जोड़ देना है।
तो चलिए फॉर्मूले पे मान रखते हैं। तो फॉर्मूले पे मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 150 इंटू 100/15 प्लस 10। बस आप सभी लोग इसे सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 150 इंटू 100/, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 से कम 25 और 25 छक्का 150, तो 6 और 100 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। इस क्वेश्चन पे भी बोला गया है किसी वस्तु को 19% की हानि पर यदि बेचा जाता है और यदि उसे 120 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 21% का लाभ हुआ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, विक्रय मूल्य में अंतर है 120 इंटू 100 और दोनों प्रतिशतों का योग कर देना है, यानी कि 19 और 21 का योग कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19 प्लस 21, इन सभी का योग कर दीजिए आप। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 120 इंटू 100, 19 और 21 आपस में मिलकर कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग इसे सॉल्व करिए। 1 0 से 1 0 4 एकम 1 और यहाँ पे कितना चाहते हैं 12, यानी कि 3 और 100 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 300 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में अंतर इंटू 100/प्रतिशतों का योग। ठीक है, आप सभी लोग इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन सभी एग्जाम पे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि एक घन है जिसकी लंबाई कितनी है 1 मीटर, चौड़ाई कितनी है 1 मीटर है और ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। पानी से भरे घन को पूरा पानी से भरे तो उसमें कितना पानी आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, घन का आयतन निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे घन का आयतन बराबर, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 घन मीटर। ठीक है, इसका घन का आयतन कितना आ जाएगा 1 घन मीटर। 1 घन मीटर जो है तो इसका आयतन आ जाएगा। और 1 घन मीटर किसके बराबर होता है, 1 घन मीटर जो है तो 1000 लीटर के बराबर होता है। कौन से ऑप्शन पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए पे दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाके इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।